हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इससे पहले हम 240 तक प्रश्न करवा दिए हैं। आज हम 241 से लेकर प्रश्न करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस का नंबर लगा हुआ है, यहाँ से भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रश्न जो है उत्कर्ष क्लास के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी को ही हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरा जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जनता में। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या आप आगे समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग शब्दों का अभिप्राय है कि इस संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में ही निहित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये रूसी क्रांति से है। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्श शामिल हैं। दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व के शब्द जो है कि देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा फ्रांस से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा में, तो देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में, दोस्तों आपको ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, हो जाएगा 1976 में। तो 1976 में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का आशय है कि समाज में आय, प्रतिष्ठा, जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत करके इसी शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जिससे उत्पादन व वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करते हुए इनका प्रयोग सामाजिक हित में किया है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वीरूवाड़ी यूनियनवाद में। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ से देखिए, वीरूवाड़ी यूनियनवाद वर्ष 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित जो है कब किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों आपको बता दें, हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ये 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हो गया, उस दिन कुछ संविधान को लागू कर दिया, उस दिन कुछ जो अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी को दिन को खास बनाने के लिए जो पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जबकि प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हैं, जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसकी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बता दें, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक है, यहाँ पे जनता के द्वारा जो है सरकार को चुना जाता है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या, भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ भारतीय संघ का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। संघ के अधीन सभी नागरिक किसी भी पद के लिए अर्हता रखते हैं। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। देखिए इसकी व्याख्या जो हो जाएगा, पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, इस तरह से दिया गया ये। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। सबसे पहले विचार, दूसरा में अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। इस प्रकार दिया गया है। फिर से आपको रिवीजन करवा देते। देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सिक्किम। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया है और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आपको पूछ लिया जाएगा सिक्किम जो एक नया राज्य के रूप में कब बना है, तो हो जाएगा 1975 को, और ये 22वां राज्य बना था। अतः सिक्किम देश का 22वां राज्य बना था 1975 में। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बीबीआई है, ये दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। ये दरोगा क्या, जहाँ तक बीपीएससी, पीसीएस, इस सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा फजल अली। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। यह 3 सदस्य आयोग था। फजल अली इसका अध्यक्ष थे और वही HN कुंजरू उसका हृदयनाथ कुंजरू उसका पूरा नाम है, KM पनिकर जो कवालम माधव पनिकर थे। इसी में देखिए इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई प्रांत समिति JVP समिति में कौन नहीं शामिल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी JB कृपलानी। दोस्तों देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भाषाई प्रांत समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। इसने औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी। और इसी में देखिए नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें उसका उत्तर देखिए, राष्ट्रपति, सांसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझे। एक विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति, सांसद और संबंधित राज्यों का विधानमंडल मिलकर करते हैं।
अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार संसद विधि द्वारा, देखिए पहला में क्या है, ये किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों का भागों के मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। दूसरा फिर देखिए, किसी राज्य को क्षेत्र बढ़ा सकेगी, वही किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये भाग 1 के द्वारा होता है ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, असम्मिलित हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गुजरात 1956। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। दोस्तों प्रश्न यहाँ से भी बनता है, आपको पूछ लिया जाएगा, जिस समय हमारे देश जो आज़ाद हुआ इस समय में कितने प्रांत थे, तो 14 ही हो जाएगा और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें देखिए जो 15वां जो राज्य बना था गुजरात, जो 1960 ईस्वी में बना था, वही 16वां राज्य नागालैंड जो 1963 में बना। इसको भी याद रखें, आपको पूछ लिया जाएगा नागालैंड जो राज्य के रूप में कब गठन किया गया, हो जाएगा 1963 ईस्वी में। हरियाणा जो है 17वां राज्य के रूप में 1966 में गठन किया गया और वही 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को 1971 में किया गया। इसी में देखिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुर जो 19वां राज्य के रूप में, त्रिपुरा 20वां राज्य के रूप में और मेघालय 21वां राज्य के रूप में जो बना था, ये सब 1972 में बना था। आपको पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है 1972 में गठन नहीं किया गया, तो आपको मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम, एक इसके अलावा कोई राज्य दे सकते हैं, आप उसको याद रखें। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है ये तीनों एक साथ 1972 में बना था और मिजोरम जो 23वां राज्य के रूप में 1975 में और 22वां राज्य के रूप में जो है 1975 ईस्वी में सिक्किम बना और 23वां राज्य के रूप में 1987 में मिजोरम और 24वां राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में, इसको याद रखें तीनों के, जो 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा जो 1987 में ये नया राज्य के रूप में बनते हैं। इसी में देखिए आगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बना था। 26वां राज्य के रूप में जो छत्तीसगढ़, 27वां के रूप में उत्तराखंड और 28वां जो झारखंड बना था और लास्ट में जो हुआ 2014 ईस्वी में तेलंगाना नए राज्य के रूप में बना था 29वां। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो है जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये 28वां राज्य ये वर्तमान में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पूछ लिया जाएगा वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप याद रखें क्योंकि इससे प्रश्न ऑलरेडी बना हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना आदि शक्ति है, तो ये संसद को ही है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को जो सबसे पहला जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आपको पूछ लिया जाएगा फजल अली के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो हो जाएगा 1953 में ही, जिससे पहले हम आपको बता दिए। इस प्रश्न का व्याख्या यहाँ समझिए आप। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु के ने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए अनशन किए एवं उनकी मृत्यु हो गई। इसी में देखिए आगे, परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा हुई और संघ सरकार ने पहली बार भाषाई आधार पर एक नया राज्य का निर्माण कर दिया। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया। इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? आपको जस्ट इस बताए हैं वर्ष 1953 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने वाले लगी। परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा वर्ष 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसी में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अभी हमको जो बताए हैं, जो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्त किया गया। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझें। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण देश को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसी में देखिए इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होते हैं तथा जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ये 17 में है। ये प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। देखिए आपको पूछ लिया जाएगा अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में वर्णन है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका को। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। अनुच्छेद 32 को या अनुच्छेद 32 के तहत यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है। इस प्रकार मूल अधिकारों को संरक्षण या न्यायपालिका है। दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा प्रश्न, इसमें यह बनता है अक्सर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा अनुच्छेद को संविधान को आत्मा कहा है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। तो दोस्तों आज के जो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। इससे आगे प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में